नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन पेपर बुक से बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते थे। उसी से मिलकर मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रेडी कर लेंगे। हम बच्चे यहाँ पर आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट पर सीबीएसई बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट पर मैं प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। इसलिए आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बच्चों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन पेपर को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैंने उनके आंसर नीचे लिख दिए हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिप्सी गारिबल्डी बिलोंग टू। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे गारिबाल्डी थे वो बच्चों किस कंट्री से बिलोंग करते थे वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों जो हमारे गारिबाल्डी थे वो बच्चों बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से बिलोंग करते थे। ये बच्चों आपके जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्योर एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन है, तो आप इनको क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे प्रकार से रीड करना है ताकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बन सके। अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बन जाएगा तो आप समझिएगा आपका बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 2 है वहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया एंड आपको रीजन दिया गया है। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 बाल्कन। कहने का मतलब है जो यूरोप में सबसे बड़ी जो हमारी नेशनल टेंशन थी वो बच्चों 1870 के बाद बाल्कन थी। कौन थी? बाल्कन थी। इसके बाद यहाँ पर आपका जो रीजन बोल रहा है, कह रहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन, बाल्कन का एक लार्ज पार्ट जो कि बच्चों अंडर कंट्रोल किया गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग रीजन देखेंगे, आपका रीजन बिल्कुल ट्रू है एंड आपका जो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ट्रू है। एंड बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर रीजन है वो बच्चों आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी इवेंट दिए गए हैं इनको बच्चों आपको अरेंज ऑर्डर में लगाना, मतलब कि सबसे पहले कौन हुआ था फिर इसके बाद कौन हुआ था वो आपको सारे अरेंजमेंट में लगाने हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले कहा गया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपको सभी लोगों को इसको रीअरेंजमेंट में लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट में आपको दिए गए हैं, आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सभी चेक कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों आप लोगों को बाई ऑप्शन थ्रू जाना। कैसे जाना है? बाई ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। अगर आप लोग इसको बाई ऑप्शन अटैम्प्ट करेंगे तो आप इसमें कोई भी गलती करने का चांस नहीं बचता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका देखो मैंने आंसर आपको बता भी दिया, इसका आंसर आप सभी लोगों को अटैम्प्टेड करना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड। तो
तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कौन सा हमारा जो मैचिंग है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है सरदार पटेल का आपकी इससे मैचिंग की गई है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो ये गलत है ये मैचिंग। इसके बाद यहाँ पर भगत सिंह स्वराज पार्टी, ये भी गलत है। ये बच्चों इसकी मैचिंग होगी, ये इसकी मैचिंग होगी। ठीक है, CR दास भारदौली सत्याग्रह, ये भी हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ओथ किसान सभा, ये बच्चों हमारी बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर, सेम वही क्वेश्चन है, आपको वो मैचिंग चूज करनी है जो करेक्ट मैच हो। कैसी मैच हो? करेक्ट मैच हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया फेरस का दिया गया है, फेरस का नेचुरल गैस दिया गया है। नॉन फेरस का आपको निकल दिया गया है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का आपको लाइमस्टोन दिया गया है। एनर्जी मिनरल्स का आपको कोबाल्ट दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना करेक्ट यहाँ पर मैचिंग कौन है। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट मैचिंग है नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमारा लाइमस्टोन, कौन सा होगा? नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइमस्टोन होगा। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन बच्चों आपको क्वेश्चन को यहाँ पर आपको यहाँ पर रबी की जो हमारी क्रॉपिंग होती है उसके यहाँ पर विषय में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि रबी की जो हमारी क्रॉप होती है उसके इंट्रोड्यूस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से हमारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, देन आप इनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं रवि क्रॉप्स आर इन सोन इन विंटर। बिल्कुल सही बात की, जो हमारे रवि क्रॉप्स होते हैं बच्चों वो सोन इन विंटर में ग्रो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, जो हमारे सोन होता है जो हल्की हल्की ठंड पड़ती है बच्चों वो अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में पड़ती है। हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, जो फसल की जो बच्चों हार्वेस्टिंग की जाती है वो बच्चों अप्रैल से जून के मंथ में की जाती है। तो ये भी बिल्कुल रबी के क्रॉप से अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी राइट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन मेज कॉटन जूट, ये गलत है। रबी फसल में बच्चों मेज और क्रॉप जूट ये नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 कह रहा है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो यहाँ पर क्या जो गेहूँ के उत्पादन के लिए जो हमारे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट मायने रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉइल, आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करना है जिसके बच्चों आपके फीचर्स ये दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सी सॉइल है जिसमें सारी की सारी ये यहाँ पर इम्पोर्टेंसी सॉइल में होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पहले इम्पोर्टेंसी दी गई सॉइल की, इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। तो बच्चों तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर इंक्लूड किया गया। एंड यहाँ पर आपसे सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, मतलब कि हैवी रेन में इसकी लीचिंग होती है। एंड यहाँ पर कह रहा है ह्यूमस कंटेंट इज़ लो, यहाँ पर क्या जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो बच्चों ये हमारी सॉइल कौन सी हो जाएगी? लेटराइट सॉइल हो जाएगी, जिसमें हमारे सारे ये स्टेटमेंट हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द बिलीफ इन द एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी फॉर द वुमेन, मतलब कि वो आपको टर्म बताना है कौन सा टर्म होता है जो कि बच्चों एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन। तो बच्चों हमारा क्या होता है? फर्मिनिस्ट होता है। क्या होता है टर्म? वो बच्चों हमारा टर्म होगा फर्मिनिस्ट। क्या होगा? फर्मिनिस्ट। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं। पहला आपसे कह रहा है इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रीजन, मतलब कि कह रहा है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है। एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है ऑल द कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोसेस एंड प्रैक्टिस एनी
रिलीजन इन इंडिया, मतलब कि हर एक जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में वो फ्रीडम है टू प्रोसेस एंड प्रैक्टिस एनी रीजन इन इंडिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज यूज फॉर द अबव स्टेटमेंट। जो आपको टर्म दिए गए हैं, जो आपको स्टेटमेंट दिए, तो इस स्टेटमेंट के कौन सा टर्म यहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। रिपब्लिक, सेकुलर, सवर्जन, सोशलिस्ट। बच्चों यहाँ पर हमारा रहेगा सेकुलर। क्या रहेगा? सेकुलर। ये बच्चों क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकुलर। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर जो आपको मैच द फॉलोइंग करनी, क्या करनी है? मैच द फॉलोइंग आपको करनी है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सभी को बच्चों पता है हमारे कौन कौन से होते हैं। ये बच्चों यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बाई लेजिस स्टेट इन इंडिया, मतलब कि कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारे यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर कह रहा है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, तो ये किसके हाथ में होते हैं? ये बच्चों होते हैं स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसी के हाथ में होते हैं, मतलब कि इस पर जो लॉ बनाएगी वो बच्चों हमारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ इस पर बनाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कनकरेंट सब्जेक्ट। कनकरेंट सब्जेक्ट, इसका मतलब कहने का बच्चों है, इस पर बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इस पर सेंटर एंड जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं दोनों बच्चों मिलकर ही इस पर कोई भी लीगल लॉ बनाती हैं। इस पर आप तो ध्यान रखना, लीगल लॉ कोई भी बनाती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, तो हमारा लास्ट वाला कौन सा बचा? वो बचा है सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन द न्यू सब्जेक्ट। तो ये हमारी मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा टर्म है ऑफ वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम जो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू फॉर्म, टू सेपरेट, अलग करने के लिए ब्रुसेल्स गवर्नमेंट। तो बच्चों कौन सी है? इंश्योरिंग इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। यूनाइटेड किंगडम। बच्चों यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में केवल 2 ही हमारी पार्टी हैं, तो आपको ध्यान रखनी। चाइना में केवल 1 पार्टी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आता है। कह रहा है व्हाट रोल्स चेक्स एंड बैलेंस प्ले इन डेमोक्रेटिक कंट्री, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पर कह रहे चेक एंड बैलेंस है प्ले इन डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये कितना ज़्यादा रोल करता है वो आपको ऑप्शन के जरिए वो चूज करना है। तो टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट फ्रॉम ऑथराइटरिज्म, मतलब कि जो पावर होती है उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे उनका बच्चों जो हार्मफुल रिजल्ट होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति में कोई भी पावर रहेगा तो वो बच्चों अपने मन से कुछ भी चाहे वो कर सकता है। अगर हम लोग यही पावर को सेपरेट अलग अलग कर दें तो उनके पास पावर कम हो जाती है, जिससे वो बच्चों गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट को कम लॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सपोज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज फॉलोज रेस्पेक्टिवली, मतलब कि यहाँ पर आपको किसी फैमिली की यहाँ पर मंथली इनकम दी गई है। मदर की 50,000 है, फादर की इतनी, डॉटर की इतनी, सन की इतनी। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है इसकी एवरेज इनकम क्या होगी। तो सभी को पता है एवरेज इनकम कैसे निकाली। सबसे पहले आपको 50,000 लिखना है, मतलब कि इन सभी को आपको जोड़ देना है। इसके बाद 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर देना, मतलब पूरी इनकम को जोड़ लेना है। इसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी इनकम आपको जोड़ देना है, जितनी इनकम है उतने से आपको भाग दे देना है। 4 लोग हैं तो 4 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, नहीं डिवाइड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन 15 आता है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इज गिवन
प्रायोरिटी इन द वर्ल्ड बैंक विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्ट्स। मतलब कि आपको रिमूव बैरियर कर देना ऑन द बिजनेस एंड ट्रेड सेड बाय द गवर्नमेंट इज कार्ड। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो बैरियर्स हैं, जो बिजनेस करने में जो बैरियर्स आते हैं, उनको रिमूव कर देना है बाय ट्रेड सेट बाय गवर्नमेंट इज कार्ड। तो क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अ टीचर टेकिंग क्लासेज इन गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑन प्रॉस्परस फार्मर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पर कह रहा है डेवलपमेंट गोल्स बताने हैं, प्रॉस्परस फार्मर्स के बताने कौन कौन से उनके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं एक संपन्न किसान के, प्रॉस्परस किसान के। ठीक है, प्रॉस्परस मतलब होता है बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा संपन्न, मतलब कि उसके पास किसी प्रकार की यहाँ पर कमी ना हो। ठीक है, कह सकते हैं संपन्न या खुशी। जो यहाँ पर किसान होगा वो कोई संपन्न किसान है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गोल हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चों उसके पास होना चाहिए हायर सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप। मतलब कि जो भी वो फसल कर रहा है उसकी जो फसल है उस पर हाई क्रॉप फेमस, मतलब कि हाई प्राइस सपोर्ट मिल जाए, तो पहला तो ये होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर उसके पास असर्ट हाई फैमिली इनकम होनी चाहिए, फैमिली की हाई इनकम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए दो स्टेटमेंट है जो कि प्रॉस्परस संपन्न, जो प्रॉस्परस हमारा फार्मर है उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट वैलिड है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, कह रहा है वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर्स टू कोलेट्रल बिफोर लैंडिंग लोन्स, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ द लोन डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर, आपको पिक्चर को अच्छे प्रकार से देखने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया है, चलता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बारोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर्स। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहे तो कर सकते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी में देखा तो मैंने यहाँ पर रख दिया। बाय द वे आप इसको स्किप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आता है। यहाँ से बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन के मैंने आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको आंसर खुद से देख लेने हैं। तो बच्चों आपकी जो तैयारी है एक बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि द सिल्क रूट, आपको बच्चों सिल्क रूट के बारे में बताना है। सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि कह रहा है कि जो हमारे वर्ल्ड में डिस्टेंट पार्ट थे कंट्री के, उनसे बच्चों जो हमारा जो यहाँ पर हमारा सिल्क रूट था वो एक दूसरे को कनेक्ट करता था, जो कि बच्चों चाइना से लेकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से होता हुआ जाया करता था। सिल्क रूट था, उसको हम लोग सिल्क रूट्स के नाम से जानते थे। ठीक है, जहाँ से बच्चों सिल्क का व्यापार होता था, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एनी 2 एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल देकर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैंने बाकायदा लिख दिया है, सिर्फ आपको बच्चों समझना है एंड आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है। अगर आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, प्रॉपरली मैंने लिख दिया, आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है और अंडर करना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 आता है, करेक्ट सजेस्ट एनी 2 मेजर्स ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कि यहाँ पर आपको 2 मेजर्स आपको बताने हैं कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के बचाव के लिए आपको यहाँ पर कोई 2 मेजर्स आपको बताने हैं जिनसे हमारा फॉरेस्ट है उसको सेव किया जा सकता है। इसके बाद आपको कोई 2 मेजर्स बताने हैं जिससे हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी होती है उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सारे के सारे आंसर लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप अच्छे प्रकार से तैयार कर सकें। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख पाएंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन कर दिए हैं। तो सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको इसकी आपको स्क्रीनशॉट ही लेनी, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एनी 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, वाई इज पावर शेयरिंग डिसएबल एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पर कह रहा है जो हमारा पावर होता है उसको हम लोग बच्चों सेपरेट क्यों कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट या शेयर क्यों कर देते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। वाई इज पावर शेयरिंग डिसएबल एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको उसके बारे में बच्चों एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बच्चों यहाँ पर आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के भी जो डिफरेंस होता है उसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से रेडी करिएगा। यहाँ पर आपको रेडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। सिर्फ बच्चों को आपको तैयार करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाना है, अच्छे प्रकार से आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज द लेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर 3 कॉजेज बताने हैं जिससे जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया गया था, उसको लीड दी गई थी। तो आपको 3 कॉजेज बताने हैं जिससे जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो हमको लीड किया गया था, उसको आपको 3 रीजन बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर बी वाला कह रहा है डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों आपको डिस्क्राइब करना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, 3 कॉजेज आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पर ये देखो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। रॉलेट एक्ट लिख दिया है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लिख दिया है, जालियांवाला बाग इंसिडेंट लिख दिया है, खिलाफत मूवमेंट लिख दिया है, डिमांड ऑफ स्वराज लिख दिया है, कांग्रेस सेशन लिख दिया है, एनी अदर रिबलेंट पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने सारे एक टू जेड टू पॉइंट मैंने लिखा है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अच्छे प्रकार से वो तैयारी कर सकें। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी वाला देखेंगे, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मैंने इस पर भी अच्छे प्रकार से लिख दिया है, सिर्फ बच्चों आपको समझना है और स्क्रीनशॉट लेनी, जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे प्रकार से लिखिएगा बच्चों। यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आपको बच्चों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारे देश के डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन की तरह है। तो बच्चों आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी आपको कहीं प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हम आपका आंसर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है उसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, सिर्फ आपको बच्चों पढ़ना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी बस। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हाउ इज क्रेडिट इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटी होती है वो किस लिए हमारे लिए इसेंशियल है, तो वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से आंसर लिख दिए ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हाउ इज द इशू सस्टेनेबिलिटी
इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, ठीक है। इसका भी मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। सब अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लेरिज्म अफेक्टेड इन यूरोप अर्ली 19th सेंचुरी। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोप को जो अफेक्ट किया था, लिबरलिज्म जो अफेक्ट किया था, वो आपको आइडियोलॉजी आपको लिखनी है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन है, जो उसकी वो कैसे बना था, क्या 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 वहाँ पर स्ट्राइक किए गए थे, क्या क्या वहाँ पर मूवमेंट हुए थे, वो आपको सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले का मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, बाय द वे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने बी वाले का भी आंसर लिख दिया है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाय द वे। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बच्चों सटीकता से आंसर लिखे हैं, आपको इतना ही आपने तैयार कर लिया तो आपका जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th में आपका अच्छा प्रकार से रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 31 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है हाउ इज एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों बेसिक एनर्जी, जो हमारी एनर्जी बेसिक है, वो एनर्जी किस प्रकार से हमारे लिए रिक्वायरमेंट करती है, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्स एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बी का मैंने आंसर लिख दिया है, सिर्फ यहाँ पर जो आपको समझना है, देन आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 आता है, कह रहा है हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर देन है अदर जो गवर्नमेंट चलती हैं उनसे, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेटर है अदर देन जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उससे, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है काफ़ी बेटर है। तो आपको इस स्टेटमेंट को बच्चों एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड डेमोक्राइज लीड टू पीसफुल एंड हार्मफुल लाइफ अमंग सिटीजन्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डू कैसे डेमोक्राइज करती है पीसफुल को, जो हमारी डेमोक्राइज होती है जो लीड करती है पीसफुल को एंड हारमोनियस, मतलब कि शांति को, और यहाँ पर नुकसान भी करती है सिटीजन्स की लाइफ को, वो आपको बताना कैसे वो इंजर्ड करती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, यहाँ पर आप देखते जाइएगा। यहाँ पर मैंने सभी आंसर लिख दिए, आपको सिर्फ समझना ही समझना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो इतना रैपिड यहाँ पर प्रोसेस है, जो कि बच्चों अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो हमारा रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन का उनके बीच का जो हमारा, जैसे कि हमारा कंट्री चाइना है, ये मलेशिया और जो भी कंट्री वगैरह पड़ते हैं उनके बीच का जो संबंध है, जो उनके बीच का व्यवहार है, वो काफ़ी बेहतर सही होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। तो आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है सडनली ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, सिर्फ बच्चों आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाय द वे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करें रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, देन आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से रीड करना है, देन बच्चों आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से आप इस पैराग्राफ को रीड करिएगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर बच्चों दे पाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे, देन आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैंने आंसर पहले लिख दिए हैं, आपको अलग से आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आपसे कह रहा है हाउ डज द पैसेज रिफ्लेक्ट इमर्सिव नेचर ऑफ रीडिंग मर्शियर।
तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि रीडिंग ऑफ मदर नेचर को कैसे रिफ्लेक्ट करता है पैसेज, उसको आपको आंसर यहाँ पर लिखना। तो मैंने सारे आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाई डिड मर्सियर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर, तो इसका मैंने आंसर लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस मर्सियर्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एज हिज एंगेजमेंट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको कोई 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने। बाय द वे मैंने यहाँ पर 5-6 स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 35 आता है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है, देन आप क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। सारे आपको पढ़ लेने हैं, अदरवाइज इसको नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, मेंशन एनी 2 एसेंशियल आइटम दैट शुड इंक्लूड फैमिली इमर्सिव किट, ठीक है। इसका मैंने आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई आर आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फ्लूड सिचुएशन। बच्चों यहाँ पर क्या जो हमारी फ्लूड आ जाती है तो इमरजेंसी में हमारे लिए किट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपको यहाँ पर आइटम्स लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है इन केस ऑफ फ्लूड वाटर आर रिकमेंडेड एक्शन इंश्योर टू द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली एंड बिलोंगिंग डिस्क्राइब टू। तो इसका भी मैंने जो आंसर लिख दिया है, सिर्फ आपको पढ़ना है, देन आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 को आप खुद से रीड करेंगे, आपको यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं और यहाँ पर कि ज़्यादा हुआ क्वेश्चन नहीं है, अब बाय द वे इसको आप कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 10th का CBSE बोर्ड का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था 2025 के लिए। SST का यानी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे कोई भी आपका डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि सभी लोगों को जय हिंद, ठीक है। सभी बच्चों को जय हिंद, ठीक है। अच्छे प्रकार से आपको अच्छे प्रकार से रीडिंग करनी है, जो भी आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं।